गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी धाकड़ बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज की लाइव क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ एकदम ओके है मेरे बच्चों। तो क्लास करते हैं स्टार्ट। जहां हम पढ़ रहे थे अपने हरियाणा की नदियों के ऊपर बने हुए डैम यानी कि बांधों को। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। तन्नू, वर्षा बिश्नोई, मंजू, रीना, हितेश, संदीप डिल्लो, आंचल सिरोही, नेहा जोशी, नित्तू, मुस्कान, राहुल, मनोहर, प्रिया, नवीन, शिवानी, पिंकी, कुलदीप, रवि, सोनम, संजय, हर्ष, पिंकी, कुलदीप, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। मेरे बच्चों क्लास करते हैं स्टार्ट। कल हमने नदियों के ऊपर बने हुए डैम यानी कि बांधों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें सबसे पुराना जो बांध है वो आपको याद रखना है बच्चों, अनंगपुर बांध है। ठीक है। उसके अलावा ताजेवाला बांध, जहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हथनी कुंड बैराज जो ताजेवाला बांध का रिप्लेसमेंट है। ताजेवाला बांध पुराना हो चुका था, टूटने का बच्चों खतरा बढ़ता जा रहा था, तो इसकी जगह एक और हमने बांध या बैराज बनाया जिसका नाम है हथनी कुंड। बच्चों बात करें इसके अलावा चैक बांध, पथराला बांध पेपर में पूछा गया है। लाल टोपी बांध याद रखेंगे, खिलान वाला खोल याद रखेंगे, जल बेहरा नाम का बैराज याद रखेंगे, आदि बद्री बांध बच्चों बनाया जाना है, कौशल्या बांध याद रखेंगे, ओट्टू बांध याद आप रखेंगे। मसाणी बांध बच्चों रेवाड़ी के अंदर बनाया गया था, दक्षिण हरियाणा के अंदर पीने के पानी की समस्या का सामना वहां के लोगों को कभी भी ना करना पड़े, इस उद्देश्य से बच्चों उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनके प्रयासों से ये बांध बनाया जाना शुरू हुआ था। लगभग 10 साल इसको बनने में लगे थे और ये बन के तैयार हुआ था 1989 1989 के अंदर। ठीक है। तो ये हमारे बच्चों हरियाणा के अंदर आज के समय बने हुए कुछ बांध हैं जो आपको पढ़ने हैं। हम बात करें तो हरियाणा सरकार जो है वो बाकी राज्यों के साथ मिलकर पानी की समस्या का सामना हमें कभी ना करना पड़े। अब आप सभी को पता होगा, देखिएगा कितनी समस्या मेरे बच्चों पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर उत्पन्न हुई, क्योंकि पानी की जो समस्या है वो हमेशा से ही समस्या रही है। तो भविष्य में कभी भी हरियाणा को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो हरियाणा ने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर क्या किया, एक समझौता किया बच्चों, और भविष्य के अंदर बनाए जाने वाले बांधों के ऊपर क्या की, चर्चा की। तो याद रखेंगे भविष्य में बनाए जाने वाले बांध, हेडिंग डालिएगा। भविष्य में बनाए जाने वाले बांध और बच्चों परियोजना। ठीक है। तो भविष्य के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यमुना और यमुना की सहायक नदियों के ऊपर क्या बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे। तो यमुना और यमुना की सहायक नदियों के ऊपर बनाए जाने वाले बांध। बच्चों आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है यमुना की लकीर। ठीक है। याद रखेंगे एक वर्ड, एक शब्द से मैं आपको सारे के सारे बांध याद करवा रहा हूं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, यमुना की लकीर। ठीक है। इस लकीर में हम बात करें तो लय से बनेगा बच्चों लखवार बांध।
कौन सा बांध? लखवार बांध। कैसे बनेगा? किसाऊ बांध। कैसे याद रखेंगे आप लोग? किसाऊ बांध। और रै से याद रखेंगे रेणुका बांध। रेणुका बांध, ठीक है। तो ये 3 बांध बनाए जाएंगे और 3 बांध बनाने को लेकर बच्चों हरियाणा समेत 6 राज्यों के बीच क्या हुआ? 2018 के अंदर एक हस्ताक्षर समझौता हुआ। तो याद रखेंगे भारत के 6 राज्यों के बीच वर्ष 2018 में बच्चों बांध बनाने को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं इसे, हस्ताक्षर समझौता हुआ था बच्चों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन बांधों को लेकर कब ये समझौता हुआ था, किस किस के बीच समझौता हुआ था? तो ये 6 राज्यों के बीच समझौता हुआ था। ये 6 राज्य कौन से बच्चों? इन 6 राज्यों में याद रखेंगे सबसे पहले अपना हरियाणा। तो इन बांधों से अपने हरियाणा को भी पानी मिला करेगा। हरियाणा के बाद याद रखेंगे बच्चों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड। चौथे नंबर पे याद रखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। 5वें नंबर पे बच्चों आपको ध्यान रखना है दिल्ली। अब दिल्ली को यहाँ हम राज्य ही बोल के चल रहे हैं, ठीक है। कहीं तुम बोलो सर दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसको हम राज्य यहाँ बोल के चल रहे हैं क्योंकि इसके समझौते के अंदर दिल्ली को राज्य ही बोला गया है। और 6ठे नंबर पे जो होगा बच्चों वो होगा राजस्थान। तो इन 6 के बीच इन बांधों को लेकर क्या हुआ? एक समझौता हुआ और इन बांधों का जो पानी है ये 6 राज्य यूज किया करेंगे। क्या किया करेंगे? यूज किया करेंगे, ठीक है। सर जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है वो किसी और को तो नहीं दिखता? नहीं दिखता है बच्चे, ठीक है। यदि आप अपनी आईडी और पासवर्ड किसी और को दोगे तो उसको ही आपका नंबर दिखेगा। यानी कि जिस नंबर से आपने बैच परचेज कर रखा है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, स्क्रीन के ऊपर वही नंबर आपका आएगा, ठीक है। और यदि कोई भी बच्चा वीडियो के साथ छेड़खानी करता है, कुछ और प्रॉब्लम करता है, तो उसका नंबर दिखेगा। नंबर दिखते ही टीम को पता चलेगा और टीम फिर एक्शन लेगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ये वीडियो लीक करने का एक सिस्टम जो चला रखा है ना। अब 700-800 रुपये में इतना शानदार बैच मिल रहा है, पता नहीं क्यों बच्चे फिर इस तरीके की हरकत करते हैं। वो बच्चे नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए नंबर से वो सारी चीजें पता लग जाती हैं। हम बात करेंगे बच्चों कि ये जो तीनों के तीनों बांध है ये कौन कौन सी नदी के ऊपर बनाए जाएंगे। तो यमुना और यमुना की सहायक नदी मैंने बताई है। तो लखवार जो बांध है ना, याद रखेंगे ये यमुना नदी के ऊपर बनाया जाना है। किसाऊ जो बांध है बच्चों ये टोंस नदी के ऊपर। टोंस नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और रेणुका बांध जो है ना ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के अंदर बनेगा बच्चों, गिरी नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? गिरी नदी के ऊपर ये बनाया जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल भाई, सारे के सारे बच्चों के कमेंट तुम्हारे दिखते हैं मेरे को, टेंशन मत लो। आप सिर्फ पढ़ते रहो बस, ठीक है ना। आप सभी के कमेंट दिखते हैं मेरे को, टेंशन मत लो।
यमुना और यमुना की सहायक नदियों के ऊपर आपको ये बांध याद रखने हैं। उसके बाद मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, गग्गर हकरा नदी के ऊपर बनाए जाने वाले बांध। गग्गर हकरा नदी पर शिवालिक क्षेत्र में बनाए जाने वाले बांध। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चों, शिवालिक क्षेत्र में गग्गर हकरा नदी के ऊपर जो बनाया जाएगा उसका नाम होगा छामला बांध। छामला बांध, ठीक है। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना वो इसे बोलते हैं चमाला बांध। चमाला नहीं है बच्चों, ये छामला है। लेकिन मैं चमाला इसलिए लिख देता हूं क्योंकि तुम्हारी किताबों में भी चमाला लिखा गया है। तो ये चमाला नहीं, ये छामला बांध है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे दंगराना बांध। और आप जो किताब खरीद के लेके आए होगे उसमें दंगराना ना लिख के डांगराना लिख रखा होगा। तो ये डांगराना नहीं दंगराना है, लेकिन डांगराना भी लिख देता हूं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो बांध होगा ना, जो गग्गर हकरा नदी के ऊपर बनाया जाएगा बच्चों भविष्य के अंदर, उसका नाम होगा दीवान वाला बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? दीवान वाला बांध हो जाएगा, ठीक है। तो ये बांध का टॉपिक हुआ अपना कंप्लीट। बच्चों बांध के बाद हम छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, एक 5-7 मिनट का है, एक दो पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। हेडिंग डालिएगा हरियाणा के नाले। हरियाणा के प्रसिद्ध ड्रेन या नाले, ठीक है। सर हरियाणा जी के बुक लेनी होगी क्या? वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई कि हरियाणा जी के बुक तुम लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। आज भी फोकस का इशू है क्या? आज तो नहीं है यार। सबसे पहला नारा आपको ध्यान रखना है, गाटा का बादशाहपुर नाला। नाला तो समझते होंगे जिसको हम ड्रेन बोल देते हैं ना। और आपको दिल्ली, फरीदाबाद, नजफगढ़, ठीक है, हरियाणा, यहां पर आपको बहुत सारे नाले नजर आएंगे, जिसमें एक नाला आपको ध्यान रखना है, गाटा का बादशाहपुर नाला। गाटा का जो बादशाहपुर नाला है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ से निकलता है, तो आपको बोलना है ये दिल्ली की पहाड़ियों से निकलता है। और दिल्ली के अंदर कौन सी पहाड़ी है? अरावली की पहाड़ी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, दिल्ली की अरावली पहाड़ियों से निकलता है बच्चों ये। दिल्ली की अरावली पहाड़ियों से निकलकर फिर ये जाता कहाँ है? ये अपने हरियाणा में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के
गवाल क्षेत्र में प्रवेश करता है बच्चों। गवाल क्षेत्र में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद अंत में कहाँ गिरता है ये? नजफगढ़ झील के अंदर, जहां साहिबी नदी अपना पानी गिराती है वहां पर। तो अंत में कहाँ गिरता है? नजफगढ़ झील में बच्चों ये गिरता है। 3 पॉइंट याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गाटा का बादशाहपुर नाला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बहता है? तो जिला भी आप लोग बता ही दोगे ना भाई। ईश्वर कुमार, तुम 1 मई से क्या मेरे से चाहे तुम मार्च से पूछ रहे हो? सिर्फ पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के ऊपर काम कर ले और पढ़ने के ऊपर काम कर ले, ठीक है ना। हाँ, तुम लोगों के यहाँ पर भाई साहब आलतू फालतू के जवाब देने के लिए नहीं सामने आता मैं, समझ में आई बात? तो चुपचाप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे ले। बाकी लास्ट में मैंने बोला है, क्लास के शुरुआत में भी बोलता हूँ, लास्ट के 5 मिनट में तुम पूछा करो, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है। मतलब तुम्हारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है? तुमने बैच मेरे से बात करने के लिए लिया है या पढ़ने के लिए लिया है? अरे नेक्स्ट मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, लंदोह नाला। अच्छा, आज फिर फोकस का इशू है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आपकी बुक कौन सी है? बुक आएगी मेरे बच्चों, आपको मैं बता दूंगा, डीएनए ऑफ हरियाणा 3.0 किताब आएगी। आएगी जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लंदों नाला बच्चों आपको ध्यान रखना है, 3 ही बातें याद रखनी है, कहां से निकलता है, हरियाणा में प्रवेश कहां करता है, और गिरता कहां है। तो ध्यान रखेंगे, अलवर राजस्थान से ये नाला निकल के बच्चों आता है। अलवर राजस्थान से ये क्या है, निकलता है। उसके बाद याद रखेंगे बच्चों, फिरोजपुर। फिरोजपुर जिरका जो है ना, वो आप सभी को पता होगा कौन से जिले में आता है? नूह जिले के अंदर। तो फिरोजपुर जिरका नूह जिले में ये क्या करता है? सबसे पहले प्रवेश करता है अपने हरियाणा में। ठीक है बच्चों, प्रवेश करने के बाद कहां पर गिरता है? उजीना झील के अंदर। उजीना झील बोल सकते हो या ड्रेन बोल सकते हो। और उजीना बच्चों गांव का नाम है। उजीना गांव भी कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? नूह डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो 3 3 बातें आप लोगों को क्या है, याद रखनी है। सर कैमरा सही करवा लो भाई, करवाया तो था कैमरा सही कल, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सही करने वाला भी मेरे जैसा ही था। बिल्कुल गुरुजी, जो कमेंट सही है ना वही देखा करो, फालतू के कमेंट मत देखा करो। देखो कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल भाई वही कमेंट देखा करूंगा। और बताइएगा। सर ट्रिक से याद करवाया करो। अब देख लो इनका क्या करें, मतलब तुम यार गोपूनाथ
अब छोटा बच्चा रह रखा है क्या? तो ट्रिक से मैं तेरे को बताऊंगा। ए फॉर एप्पल ही याद रखेगा क्या? ए फॉर कुछ और भी याद रखता है, अमन भी याद रख सकता है। तो रट्टा क्यों मारते हो तुम? हैं? तो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक भी तो याद ही करनी पड़ेगी, या तो ट्रिक खुद बनाओ कि ये याद नहीं हो रहे तो मैं अपने दिमाग से ट्रिक बनाता हूं, तो खुद के दिमाग से बनाई गई ट्रिक लंबे समय तक याद रहेगी। अब मैंने कोई ट्रिक बना के आपको दे दी तो तुम पढ़ोगे, याद ही तो करोगे, तो इनको डायरेक्ट ही याद ना कर लो। इतना मुश्किल कहाँ है मेरे भाई, नौकरी लगने वाले हो तुम। सरकार तुम्हें नौकरी लगने के बाद जब काम देगी तब भी तुम्हारे वो काम याद नहीं होगा, फिर तो तुम बोलोगे सरकार को कि ट्रिक बना के दो काम की, तब जाके करूंगा मैं काम, बिना ट्रिक के तो मेरे से कुछ होता ही नहीं। मेहंदी बाड़ा नाला, तो याद रखेंगे अगला जो नाला है बच्चों वो है मेहंदी बाड़ा नाला। मेहंदी बाड़ा नाला जो है ये कहाँ से निकलता है? ये दिल्ली की पहाड़ियों से निकलता है, ठीक है। ये भी कहाँ से निकलता है? दिल्ली पहाड़ियों से निकलता है। तुम याद करने बैठते नहीं हो बच्चों, जब याद करने नहीं बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग करेगा, फालतू की बातें सोचेगा कि ट्रिक हो जाए। तुम 4-5 बार इनको पढ़ो, 4-5 बार पढ़ने के बाद अपने आप याद हो जाता है। हम बात करें तो ये कहाँ प्रवेश करता है? हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करता है ये गुरुग्राम में। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करेगा बच्चों? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। और खलीलपुर, खलीलपुर झील के अंदर मेरे बच्चों ये अंत में मिल जाता है। तो अंत में ये कहाँ मिलता है? अंत में मिलता है गुरुजी ये खलीलपुर झील के अंदर, ठीक है। मेहंदीबाड़ा नाला के बाद हम बात करेंगे बुरिया नाला की। किसकी बात करेंगे? बुरिया नाला की हम बात करेंगे। सर जितना आप करवाते हो मॉक टेस्ट दे दिया करो भाई, सारी चीजें दूंगा। आप लोग तसल्ली से तैयारी करते रहो, सारी की सारी चीजें समय पे मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में आप शामिल नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने या तो तैयारी स्टार्टिंग अभी की है, ठीक है। क्योंकि जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है ना, वो सामने वाले के ऊपर विश्वास करके चलता है बस, कि यार मैंने एक बैच अच्छा ले लिया, मेरे को अच्छी टीम मिल गई, एक बार मैं पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लूं। अब मैंने आपको मॉक टेस्ट दे दिए, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? जब मान के चलिएगा 4 नाले बताऊंगा, 4 नालों में 5 क्वेश्चन बता दिए, वो 500 तुमको आते होंगे, तुम खुश हो जाओगे। तो भाई साहब ये मॉक टेस्ट ही तो है, डेली इसकी रिवीजन तुम कर लो। तुम्हें समय कितना मिलता है पढ़ने का? 7 घंटे यहाँ क्लास होती है, तो 4-5 घंटे आपको खुद पढ़ने के लिए चाहिए। तो आदमी एक दिन में क्या 15 घंटे पढ़ता होगा? भाई 7-8 घंटे ही पढ़ने के होते हैं, ठीक है। और आपको तो यहाँ 10 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं कि 7 घंटे क्लास ले रहे हो, उसके बाद आपको 3-4 घंटे रिवीजन की चाहिए। तो आप 3-4 महीने इसी पैटर्न को फॉलो करो, उसके बाद मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस सेट भी होंगे, रिवीजन भी आपकी करवाई जाएगी, मैराथन क्लासेस भी आपकी होंगी। और इसी सिलेबस से जब आप दोबारा से बच्चों प्रैक्टिस लगाओगे, रिवीजन करोगे, तो आपको फिर मजा आएगा। सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, पहले सिर्फ इस कंटेंट के ऊपर आप फोकस करो, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मेरी बातें मानोगे भी नहीं, क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तुम खुद अपना बच्चों वहां एक्सपीरियंस घुसाओगे। जब तुम खुद अपना घुसाओगे तो रिजल्ट वही आएगा जो आज तक आते आया है। और रिजल्ट तुम बदलना चाहते हो, बदलना चाहते हो तो थोड़ी बहुत बातें हमारी भी मान लिया करो, क्योंकि हमने फेलियर बच्चों को भी देखा है और नौकरी लेने वाले बच्चों को भी देखा है। तो नौकरी लेने वाला बच्चा क्या करता है और फेलियर बच्चा कहाँ पे उलझ के रह जाता है, तो वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तुम लोग बातें बहुत ज्यादा करते हो, मतलब सीखने की तरफ नहीं जा रहे हो, बातें बहुत ज्यादा करते हो। एक दो बच्चा ऐसा होगा जिसने आज तक मेरे को राम राम भी नहीं की है और चुपचाप वो पढ़ते जा रहा है, उसको पता है कि लास्ट में कर लूंगा मैं राम राम भी। सर का टाइम खराब नहीं करवाते हैं, क्योंकि जितना टाइम हम देंगे उतना ही ज्यादा कंटेंट हमें मिलेगा। अब तुम मेरे से बातें करते रहोगे तो सीधी सी बात है भाई साहब, फिर कंटेंट आपका कटेगा।
बात करेंगे तिलपत ट्रेन की। बच्चों तिलपत ट्रेन को हम बुरिया नाला भी बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम होगा वो याद रखना है आपको। दूसरा नाम है इसका बुरिया नाला। तिलपत बच्चों फरीदाबाद जिले का क्या है, गांव है तिलपत। तो ये फरीदाबाद जिले में बहता है। फरीदाबाद जिले के अंदर ये बहता है। और अंत में बच्चों फरीदाबाद से बहने वाली नदी यमुना में मिल जाता है। अंत में यमुना नदी के अंदर ये क्या है, मिल जाता है बच्चों। अंत में यमुना नदी के अंदर ये क्या है, मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चार नाले याद करवाए हैं, चार में से बच्चों एक नाला पेपर में पूछा जा सकता है, जिसमें घाटा का बादशाहपुर नाला हमने पढ़ लिया है, मेहंदी बाड़ी नाला हमने पढ़ लिया है बच्चों, हमने लंदोह नाला पढ़ लिया है, और अभी लास्ट में हमने पढ़ा है बुरिया नाला। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें। हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे। क्या होती है बच्चों झील? झील का मतलब क्या होता है, झील का मतलब जोड़ होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता जोड़ और झील के अंदर, ठीक है। आप सारे के सारे गांव से आने वाले बच्चे होंगे तो आपको पता होगा जोड़ का बच्चों, जहां पर भैंसे आप लोग नहलाया करते थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जोड़ इज इक्वल टू झील होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, पानी का बहुत बड़ा भाग जिसके चारों ओर जमीन जुड़ी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, झील बोलते हैं, ठीक है। अब झीलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, इन झीलों को जो हम पढ़ेंगे तो झीलों की स्टडी करना क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। झीलों का जो अध्ययन है बच्चों वो क्या कहलाता है, वो लिम्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो झीलें हैं बच्चों उनका निर्माण दो तरीके से हुआ है। हरियाणा के अंदर झीलों के जो प्रकार होंगे वो दो प्रकार की झीलें आपको नजर आएंगी। एक तो कृत्रिम झीलें नजर आएंगी, और एक मेरे बच्चों प्राकृतिक झीलें नजर आएंगी। ठीक है, तो मैन मेड लेक एंड नेचुरल लेक। बच्चों देखिएगा झीलों को कभी काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो अपने पेपर लेता है HSSC, इसने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई हरियाणा में झीलों की संख्या कितनी है। तो HSSC के अनुसार हरियाणा में झीलों की जो संख्या है वो 5 बताई गई बच्चों। हरियाणा में झीलों की संख्या कितनी बताई गई, 5 बताई गई, ठीक है। झीलों को कभी काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि झील का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है,
और वो गड्ढा जिसमें पानी भरा हो उसी को जोड़ बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, झील बोलते हैं, लेक बोलते हैं। तो बच्चों गड्ढों को हम कैसे काउंट करेंगे? आपके गांव में भी 2-3 तालाब होंगे, और हरियाणा में जितने भी गांव हैं सभी गांवों के अंदर एक एक दो दो तालाब होंगे। शहरों में भी बच्चों बहुत बड़े बड़े जोड़ होंगे। अंतर इतना है कि शहर वालों में क्या होती है, बत्तख होती है, गांव वाले में भैंस होती है। तो बच्चों बात करें तो गड्ढों को कभी काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि भारत में कितनी झीलें हैं, क्योंकि गड्ढों को, झीलों को काउंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एचएसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में झीलों की संख्या बताओ। दोबारा यदि ये क्वेश्चन रिपीट होके आ जाता है तो आपको उत्तर देना है 5। क्या देना है? उत्तर देना है 5। ठीक है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब हम अपने हरियाणा की जो जिले हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आ रहा होगा इसको हम बोलते हैं सिरसा। ठीक है। और सिरसा के अंदर आपको ध्यान रखनी है एक झील जिसका नाम है मेरे बच्चों दनूर झील। ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई सिरसा में कौन सी झील है, तो आप बोलेंगे दनूर झील है। और ये दनूर झील सिरसा के कौन से गांव के अंदर है? ओट्टू गांव के अंदर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगला जो डिस्ट्रिक्ट है मेरे बच्चों ये है फतेहाबाद। ठीक है। और फतेहाबाद के अंदर जो झील है बच्चों उसको हम बोलते हैं चिल्ली झील। कौन सी झील बोलेंगे? चिल्ली झील। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा चिल्ली झील कौन से जिले में है, तुम बोलोगे फतेहाबाद में है। उसके बाद हम बात करते हैं जींद की। बच्चों जींद के अंदर जो है ना एक तालाब है, और इस तालाब को हम बोलते हैं रानी तालाब। कौन सा तालाब बोलते हैं? रानी तालाब बोलते हैं। और ये जो रानी तालाब है बच्चों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखेंगे राजा रघुवीर सिंह चौधरी। तो राजा रघुवीर सिंह चौधरी द्वारा जींद के रानी तालाब का निर्माण बच्चों करवाया गया था। ठीक है। तो जींद के अंदर आपको ये तालाब याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें बात करते हैं बच्चों पंचकुला की। तो पंचकुला के अंदर जो झील है बच्चों उसका नाम है टिक्कर ताल झील। टिक्कर ताल झील। ठीक है।
तो टिक्करताल झील मेरे बच्चों कौन से क्षेत्र में होगी? मोरनी क्षेत्र में होगी, और मोरनी क्षेत्र पंचकुला। इसके बाद हम बात करते हैं करनाल की। करनाल के अंदर बच्चों जो झील है उसका नाम है कर्ण झील। और साथ के साथ याद रखेंगे चक्रवर्ती झील। कर्ण झील और चक्रवर्ती झील है बच्चों कौन से गांव के अंदर? तो ये आपको ध्यान रखना है, उचाना गांव के अंदर। इसको बोलते हैं उछाना या उचाना। तो एक उचाना तो जींद में है बच्चों, ये कहाँ का है? करनाल का है, ठीक है। और इस झील का नाम जो चक्रवर्ती झील है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये हरियाणा के जो दूसरे राज्यपाल हुए हैं BN चक्रवर्ती, उनके नाम पर इस झील का नाम चक्रवर्ती झील है। तो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन हुए हैं? BN चक्रवर्ती। और हरियाणा के दूसरे राज्यपाल BN चक्रवर्ती के नाम पर झील का नाम क्या रखा गया? चक्रवर्ती नाम रखा गया है, ठीक है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। मेरे बच्चों उसके बाद हम आ जाते हैं सोनीपत। सोनीपत, तो सोनीपत में आपको ध्यान रखना है टाबर झील। और डाबर झील जो है बच्चों वो सोनीपत के कौन से इलाके में है? याद रखना है मुरथल के अंदर है। कहाँ है? मुरथल। तो मुरथल में कौन सी झील याद रखोगे आप? डाबर झील आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ रोहतक के अंदर। और रोहतक के अंदर जो झील है बच्चों, एक तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर तालाब है गौकर्ण तालाब। कौन सा तालाब है? गौकर्ण तालाब है। तो गौकर्ण तालाब कहाँ बोलोगे? रोहतक के अंदर। और बच्चों रोहतक के अंदर एक झील है जिसका नाम है तिलियार। कौन सी झील है? तिलियार झील है। तिलियार झील से आपको ये ध्यान रखना है कि तिलियार झील जो है ना, ये पर्यटन स्थल घोषित की गई थी 1976 के अंदर। तो 1976 के अंदर तिलियार झील को, जो रोहतक के अंदर है, इसको पर्यटन स्थल क्या किया गया था? घोषित किया गया था बच्चों, ठीक है ना। बुलबुल भाई झील नहीं है, बुलबुल आपका एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, पर्यटन स्थल है, एक होटल का नाम है बुलबुल, ठीक है ना। और बुलबुल है पक्षी। तो बुलबुल के नाम पर जो आपका होटल है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, वो जींद के अंदर होगा। बुलबुल कोई झील नहीं है। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई, चलेगा। इसके बाद हम कुछ और जिलों के अंदर झीलें पढ़ लेते हैं। जैसे जींद के बाद कैथर झील आता है। कैथल के अंदर कौन सी झील आपको याद रखनी है? कैथल के अंदर एक तो आपको सरोवर ध्यान रखना है जिसका नाम है पुंडरीक सरोवर। और पुंडरीक सरोवर कहाँ होगा? पुंडरी के अंदर होगा।
पुंडरीक कैथल के अंदर होगा। बच्चों पुंडरीक सरोवर को लेकर मान्यता लोगों में यह है कि सतयुग से लेकर अब तक इस सरोवर का जो पानी है ना वो एक बार भी नहीं सूखा है। और पुंडरीक नाम का कोई ऋषि हुआ है जिसके कारण इस गांव को पुंडरी बोलते हैं और इस सरोवर को पुंडरीक बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ऐसा सरोवर कौन सा है जिसका पानी सतयुग से लेकर अब तक एक बार भी नहीं सूखा। तो सतयुग से लेकर अब तक इसका पानी बच्चों एक बार भी नहीं सूखा। क्यों नहीं सूखा? क्योंकि इसको सूखने ही नहीं देते हैं। इसको मेरे बच्चों ठोक के रखते हैं पानी से, और पानी से ठोक के रखते हैं तो वो पानी कौन सी नहर का होता है? नरवाना नहर का। तो याद रखेंगे। तो नरवाना नहर से बच्चों जल आपूर्ति की जाती है। तो इस सरोवर के अंदर जो जल छोड़ा जाता है वो कौन सी नहर का जल होता है? नरवाना कैनाल का जल होता है बच्चों। ठीक है। पुंडरीक सरोवर के बाद कैथल के अंदर जो आपको ध्यान रखनी है झील, उसका नाम है बिदक्यार झील। बिदक्यार झील या वेदक्यार झील या बच्चों वृद्धक्यार झील, इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं सारे के सारे। ठीक है। ये कहाँ है सर? ये कैथल के अंदर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों सेनिसा झील। सेनिसा झील, तो सेनिसा झील हमने नदियों में पढ़ी थी ना। यहाँ पर मार्कंडा नदी अपना अधिकतर पानी गिरा रही थी, और सेनिसा झील कौन से गांव में है? अरुणाए गांव के अंदर। और अरुणाए गांव पेहवा तहसील का गांव है, जिला कुरुक्षेत्र में। ठीक है बच्चों, सेनिसा झील याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। सेनिसा झील के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बीबीपुर झील। एक बीबीपुर गांव, आपने गांव सुना होगा बच्चों जींद जिले के अंदर, जहां से सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये बीबीपुर जो है ये पेहवा के नजदीक है, कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। तो बीबीपुर झील आपसे कोई पूछ ले तो जींद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेहवा कुरुक्षेत्र बोलेंगे। पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी झील है? बीबीपुर झील है बच्चों। ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर ध्यान रखना है सनहित सरोवर। सनहित सरोवर ये भी बच्चों कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। सनहित सरोवर का नाम सनहित क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 7 पवित्र नदियां आके मिलने का काम किया करती थी। तो ध्यान रखेंगे ये सरोवर जो होगा ना ये 7 पवित्र नदियों का संगम होगा। और जहां पर बच्चों ये पवित्र नदियां आके मिलती थी यहीं पर बैठ जाते थे भगवान विष्णु। तो ये भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है हरियाणा के अंदर। तो कौन सा सरोवर भगवान विष्णु का स्थायी निवास होगा? तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास होगा सनहित सरोवर। यह भी बताया जाता है कि यदि यहाँ पर जाकर कोई आदमी 3 दिन लगातार स्नान कर ले तो भटकती और दुखी आत्माओं को क्या मिल जाती है? शांति मिल जाती है। तो याद रखना है
स्नान करने से दुखी व भटकती आत्मा को बच्चों क्या मिलती है? शांति मिलती है। और जितने भी क्लास के अंदर है ना इस टाइप के, जो बार बार भटक रहे हैं, एक बार 3 दिन जाके यहाँ बच्चों तुम्हें छलांग लगा के आओ, स्नान करके आओ, ठीक है? तो स्नान करने से दुखी और भटकती आत्मा को क्या मिलती है? शांति मिलती है। मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति तो मरने के बाद मिलेगी, शांति मिलेगी बस, ठीक है? जो तुम कमेंट में करते रहते हो ना सारा का सारा सीन क्रिएट, तो आप लोगों की जो आत्मा है वो दुखी है और भटक रही है, ठीक है? मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नहीं करता है, चुपचाप पढ़ रहा है, उसकी आत्मा जो है वो शांत हो रखी है। और जो बार बार मेरे बच्चों उछल कूद कर रहा है ना कमेंटों में, इसका मतलब वो दुखी आत्मा है, भटकती आत्मा है। तो बच्चों बस पकड़ के, आज ही गर्मी का टाइम है, 3 दिन सन्निहित सरोवर में बच्चों डांक लगाओ, कूदो, नहाओ, और फिर तुम 3 दिन के बाद क्लास लगाना, देखिएगा तुम्हें अलग ही मजा आएगा, ठीक है? तो कौन सा सरोवर है? सन्निहित सरोवर है। तीनों पॉइंट याद रख लोगे? दिल्ली एनसीआर में 27.5% हिस्सा आता है सर, आपने 57% बताया। तो नीलम आपने 27.5 कहाँ पढ़ा है? अच्छा, कैमरे को लेके जाऊं? हाँ, कैमरे को भी तुम ही ले जाना यार। सर ओल्ड भर्ती के बारे में कुछ बोलो, क्या बोल रहे भाई ओल्ड भर्ती के बारे में? सरकार वापस ले रही है क्योंकि तुम घरों के अंदर आराम कर रहे हो। भाई घरों में आराम करोगे तो फिर क्या होगा? अब वो बच्चे पागल थोड़ी हैं जो पंचकुला और चंडीगढ़ के चक्कर काटते हैं। अब तुम सोचते हो कि यार जिस दिन नौकरी लगेगी, जिस दिन ज्वाइनिंग आएगी, उसी दिन घर से खाट से उठ के जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा इतने, क्योंकि मैं मेरे घर का बड़ा लाडला हूँ, मेरे को घर वाले जाने ही नहीं देते। तो भाई सब सारे ही सारे लाडले हैं अपने घर के, ठीक है? तो सरकार जानती है हरियाणा के बच्चों का हाल, कि हरियाणा का बच्चा इतना आलसी है कि वो खुद जाना ही नहीं चाहता वहां पे। तो क्या बोलना है पुरानी भर्तियों पे? बस देखते रहो, जो सरकार शोषण करे, जो कमीशन शोषण करे, वो शोषण होता हुआ देखते रहो भाई, क्योंकि तुम कोई 5वीं 6ठी के बच्चे थोड़ी हो। आपने कहाँ पढ़ा है नीलम, बताइएगा फटाफट। अभी आप बता रही थी ना 27.5% आता है सर, तो ये कहाँ पढ़ा है? अब वो दोबारा रिप्लाई नहीं करेगी, मेरे को पता है। चलो भाई, सनहित सरोवर तक हम पढ़ चुके। सनहित सरोवर के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों, ब्रह्म सरोवर। कौन सा सरोवर पढ़ेंगे हम? ब्रह्म सरोवर पढ़ेंगे। ब्रह्म सरोवर बच्चों कहाँ होगा ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि सर कुरुक्षेत्र में होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्म सरोवर के आगे क्या जुड़ा है? भगवान ब्रह्मा जुड़ा है बच्चों। तो ये किसको समर्पित होगा? भगवान ब्रह्मा को समर्पित होगा। भगवान ब्रह्मा को ये क्या होगा? समर्पित होगा। मेरे बच्चों हम बात करें तो इसकी जो सर्वप्रथम खुदाई है ना, वो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो याद रखना है कि इसकी सर्वप्रथम खुदाई आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा। इसकी जो सर्वप्रथम खुदाई है बच्चों, वो किसके द्वारा? आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा इसकी सर्वप्रथम खुदाई करवाई गई थी। बात करें तो समय बीतने के बाद
ये सरोवर अपना अस्तित्व खोता चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो दोबारा खुदाई करवाई थी बच्चों, इसकी जो पुनः खुदाई है वो थानेसर का एक जिलाधीश था, नाम था उसका लरकिन। तो थानेसर के जिलाधीश लरकिन के द्वारा बच्चों इसकी पुनः खुदाई करवाई गई थी। आज जो हम देख रहे हैं स्वरूप, जो पक्की ईंटों से बना हुआ इतना शानदार ये सरोवर है बच्चों, पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। तो इसका यह वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो इसका वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय बच्चों गुलजारी लाल नंदा को जाता है। गुलजारी लाल नंदा देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। जब हरियाणा बना था उस समय देश के गृह मंत्री थे। हरियाणा के कैथल लोकसभा सीट से 2 बार लोकसभा सांसद भी गुलजारी लाल नंदा चुने गए थे। ठीक है, तो वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय गुलजारी लाल नंदा को जाता है। वर्तमान स्वरूप का मतलब है बच्चों जो ये पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर है, ये एशिया का ही सबसे बड़ा सरोवर है। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना सरोवर। और पक्की ईंटों से बना है तो कृत्रिम ही होगा। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो इस सरोवर के अंदर भी जो जल आता है ना, वो कहां से आता है? नरवाना नहर से। और सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा स्नान बच्चों हरियाणा में किया जाता है। ठीक है, तो इस सरोवर को जो जल आपूर्ति है ना, कौन सी नहर करती है? नरवाना कैनाल। बच्चों हम बात करें अकबर के नौरत्नों में शामिल अबुल फजल, और अबुल फजल ने लिखी थी एक किताब आईने अकबरी। और उसी आईने अकबरी में बच्चों अबुल फजल ने इस सरोवर को लघु सागर के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो अबुल फजल की आईने अकबरी में ब्रह्म सरोवर को क्या कहा गया है? तो याद रखना है, ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर कहा गया है। ठीक है, गर्मी कैसी पड़ रही है बच्चों तुम्हारे वहां? गर्मी बहुत जबरदस्त है ना, गर्मी बहुत जबरदस्त है। तो आज के लिए इतना सा ही पढ़ेंगे, बाकी मेरे बच्चों कल हम दूसरे स्टूडियो से क्लास लेंगे। ठीक है, हाँ। तो एक तो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, दूसरा यहाँ फोकस का मामला है, तीसरा जो है वो कैमरा जो है बच्चों उसके हिलने डुलने का मामला है। ठीक है, तो कल हम अपने दूसरे स्टूडियो से क्लास लेंगे। और गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, और गर्मी में आपको पता है कि आपका भी दिमाग खराब रहता होगा, तो मेरा तो नहीं रहता, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय। नीतू रानी बोल रही है सर उस किताब में लिखा है, तो नीतू रानी उस किताब का पेज फाड़ दे, मैं कमेंट में भी बताता हूँ। मैं ये आपको बार बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जो किताबें तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। ऐसा मत समझो कि तुम्हारे पास है वो किताबें, उन किताबों को छोड़ दो तुम। यदि तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उन किताबों को एक बार साइड में रख दो। एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको तुम पढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कितना ही बता दूं, तुम्हें
टीचर के ऊपर विश्वास नहीं, बल्कि किताब लिखने वाले के ऊपर विश्वास है। उस किताब लिखने वाले की आप हिस्ट्री नहीं जानते हो, उसका आप ये नहीं जानते हो कि वो हरियाणा के बारे में कितना जानता है, कहाँ पर वो पढ़ाता है, कहाँ से उसने पढ़ रखा है, कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आंखें बंद करके किताब वाले पे विश्वास है कि किताब वाले ने इतना लिख दिया तो भाई साहब सही लिख दिया, है ना। तो तुम किताबों को साइड में रख दो, जो मैं बता रहा हूँ 57%, उस 57% को याद रखो बस तुम। एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सर 1970 में हिमाचल प्रदेश तो बना ही नहीं था, हिमाचल प्रदेश ने कैसे मना कर दिया? भाई 1970 में हिमाचल प्रदेश नहीं बना था राज्य, लेकिन उस समय वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, ठीक है। हाँ, अब दिल्ली राज्य नहीं है तो केंद्र शासित प्रदेश तो है, दिल्ली के कुछ अपने अधिकार तो हैं। तो हिमाचल प्रदेश उस समय राज्य नहीं था, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। राज्य तो वो 1971 में बनता है, कब बनता है? 1971 के अंदर, ठीक है। बिजली सर हरियाणा में सबसे पहले कौन से गांव में आई थी? ये कैसा क्वेश्चन हुआ भाई? उचानी कलां गांव करनाल से उद्घाटन जरूर किया था इंदिरा गांधी ने गांव गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम का।